पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि सीबीएसई पूछता एक ही जैसे हैं, पर बच्चों को वो तरीके नहीं आते हैं, है ना। बच्चों को ये लगता है कि भैया ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, जैसा भी क्वेश्चन आ गया क्या करना है वो मैं बताऊंगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, हर एक प्रकार के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच से सॉल्व करना है, क्या उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए सॉल्व करने का, ध्यान से देखना, पक्का समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। अब जो भी मैं आगे सवाल तुम्हें करवा रहा हूंगा वो सारे सवाल जो होंगे वर्ड प्रॉब्लम्स वाले, उन सारे सवालों में ना एक तरीका होता है सॉल्व करने का। जैसे मैं तुम्हें पहला सवाल करवाऊंगा ना, तुम कहोगे भैया यार ये तो हमें दिमाग में आएगा कैसे, ये क्लिक कैसे करेगा। जब मैं 10वीं में था मेरा भी क्लिक नहीं करता था, मेरे को भी उस समय नहीं समझ में आता था कि ये कैसे होगा, बट फिर मेरे को समझ में आया कि अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो ऐसे करना है, इस तरह का सवाल आ जाए तो ऐसे करना है, इस तरह का सवाल आ जाए तो ऐसे सॉल्व करना है। तो ये कुछ मेथड्स हैं। तो एक बार तो टीचर सॉल्व करके दिखाएगा, पर दूसरी बार अगर वैसा ही सवाल आ गया तो तुम उसी मेथड से वापस सॉल्व कर लोगे। तो इसलिए जो भी वर्ड प्रॉब्लम अब मैं तुम्हें करवाना शुरू करूंगा अभी थोड़ी देर में, वो सारी वर्ड प्रॉब्लम के एक तरीके होते हैं कि भाई एज वाला आ जाए सवाल तो ऐसे करोगे, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम आ जाए तो ऐसे करोगे, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ जाए तो ऐसे करोगे। तो एक सवाल मैं खुद करके दिखाऊंगा, एक सवाल तुम मेरे सामने करोगे, तो इससे क्या होगा, हर एक प्रकार के सवाल तुम्हें समझ में आ जाएंगे। ठीक है मेरी जान। सनम जी बोल रहे हैं भैया प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। माय नेम इज शोभित, माय एज इज 22, I studied in a Greenfield public school and I am unmarried and I live in Delhi. My father name is इतना याद है भाई मेरे को तो अंग्रेजी, इससे ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती। ठीक है मेरी जान, एक वर्ड प्रॉब्लम मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे ये वाला जो वर्ड प्रॉब्लम है, इस टाइप की एक प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम सामने लिखी है, ये जो वर्ड प्रॉब्लम लिखी है, एक मैं करके दिखाऊंगा। ध्यान से देखो, ऐसे सोचो कि मेरे को कुछ नहीं पता क्या करना है, शोभित भैया बता रहे हैं। मैंने भी जब पढ़ा था ये पहली बार तो मेरे को भी ऐसा लगता भैया ये कैसे दिमाग में आएगा, ये कैसे करेंगे। एक मैं बताऊंगा, दूसरी तुम करोगे। तो इसके तरीके होते हैं, वो तरीके आपको एक टीचर ही समझा पाएगा, जरूरी नहीं है आपको एकदम देखते ही क्लिक कर जाए। तो एक मैं बताऊंगा, जैसे वो करूंगा उसके बाद दूसरा तुम वैसे ही खुद सॉल्व करोगे। ठीक है मेरी जान, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। भाई कोई भी 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। एक बात बताओ, चलो इस क्वेश्चन से करने से पहले एक बात बताओ, 27 है, क्या 27 को मैं 2 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1 करके लिख सकता हूं। भाई ये क्या है, ये वंस प्लेस पे है और ये टेंस प्लेस पे है। तो ये बचपन में हमने पढ़ा था कि वंस, इसको अगर एक्सपैंड करके लिखना होता है तो ऐसे लिखते हैं कि जो टेंस प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई, प्लस करके जो वंस प्लेस पे उसको 1 से मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1 बनेगा तो वही ना, 2 इंटू 10 20, 7 इंटू 1 7, तो 20 प्लस 7 27 ही बनेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं। 36 अगर लिखा है तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, जो वंस प्लेस पे उसको 6 इंटू 1, जो टेंस प्लेस पे उसको 3 इंटू 10। तो जो टेंस प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई, जो वंस प्लेस पे उसको 1 से मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1 ये हो गया, ठीक है। तो अगर तुम्हें 17 लिख दें तो जो वंस प्लेस पे है उसको 7 इंटू 1 करेंगे, जो टेंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे क्या है 1 है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो टेंस प्लेस पे है, जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई, जो वंस प्लेस पे है, जो वंस प्लेस पे उसको 1 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली जो अगर कोई 100 प्लेस पे होता तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से ही करेंगे। तो 27 को 2 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, 36 को 3 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1, 17 को 1 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। ऐसी अगर एक्स वाई लिख दे तुम्हारे सामने तो इसको कैसे लिखोगे। एक्स वाई एक 2 डिजिट नंबर है, एक्स इंटू वाई नहीं है, यहां पे ये 3 इंटू 6 नहीं होता, यहां पे ये 1 इंटू 7 नहीं होता, ये एक्स वाई एक 2 डिजिट नंबर है। तो उसको कैसे लिखोगे कि भाई वंस प्लेस पे क्या, या ऐसे छोड़ो ना, तुम्हें मैं बोलूं कि वंस प्लेस पे एक डिजिट फॉर्म करो, फॉर्म आर डिजिट। मैं तुमसे क्वेश्चन बोल रहा हूं, फॉर्म अ 2 डिजिट नंबर, फॉर्म आर 2 डिजिट नंबर जिसके वंस प्लेस पे जो है वो y है और टेंस प्लेस पे जो है वो x है। तो बताओ ये 2 डिजिट नंबर क्या होगा जिसके 1 प्लेस पे y है और टेंस प्लेस पे x है। तो ये 2 डिजिट नंबर क्या होगा बताओ।
10x प्लस वाई बनता हुआ दिख रहा है, 10x प्लस वाई बनता हुआ दिख रहा है भाई, 10x प्लस वाई बनता हुआ दिख रहा है कि भाई जो वंस प्लेस पे उसको 1 से मल्टीप्लाई, वंस प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई प्लस टेंस वाले प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई, तो ये बन रहा है 10x प्लस वाई। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, यस ये समझ में आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, अब तुम्हें समझ में आएगा। देखो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18, फाइंड द नंबर। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। देखो सॉल्यूशन, let units place digit is y and tens place digit is x। भाई यूनिट्स प्लेस पे y है और टेंस प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस ही कहते हैं ना, वंस प्लेस या यूनिट प्लेस कहते हैं। तो यूनिट प्लेस पे y है और टेंस प्लेस पे x है, तो जो नंबर वो क्या होगा, देयरफॉर नंबर क्या होगा, जो नंबर होगा वो क्या होगा भाई, यूनिट्स प्लेस पे x है तो जो यूनिट प्लेस पे उसको 1 से मल्टीप्लाई, जो टेंस प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई। ये यूनिट प्लेस पे y है तो यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई और टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई, तो जो नंबर होगा वो होगा 10x प्लस वाई। ये हो गया हमारा नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो शुरुआत कैसे करनी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसे ही मानना है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, देख लो तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना कैसे शुरुआत करनी है। शुरुआत ऐसे करनी है कि यूनिट्स प्लेस पे y मान लो, टेंस प्लेस पे x मान लो, तो नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई होगा। यहां तक कर लिया। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर। सम ऑफ डिजिट्स, भाई यूनिट प्लेस पे y है और टेंस प्लेस पे x है, तो यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो y है और टेंस प्लेस की डिजिट x है, तो इन दोनों डिजिट का सम, भाई यूनिट प्लेस वाली डिजिट y और टेंस प्लेस वाली डिजिट x, इन दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 8 है। इन दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 8 है। ये हमें पहली इक्वेशन दे दी, ये पहली इक्वेशन बन गई। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, ये नंबर है भाई, ये डिजिट्स थी और नंबर ये है। अंतर समझो, डिजिट्स में और नंबर में, डिजिट्स में और नंबर में अंतर समझो। ये पूरा का पूरा नंबर बन गया। 27 एक नंबर है, 63 एक नंबर है, 17 एक नंबर है, पूरा का पूरा एक नंबर है। 7 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है, 6 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है, 7 एक डिजिट है, 1 एक डिजिट है, और ये पूरा जो है वो नंबर है। ये पूरा जो है ये नंबर है, पूरा जो है नंबर है, पूरा नंबर है। तो इसलिए यहां पे हम देखें तो ये पूरा एक नंबर था। इसने पहले क्या बोला था, सम ऑफ डिजिट्स, तो ये डिजिट और ये डिजिट, भाई एक डिजिट x थी, एक डिजिट y थी, तो दोनों डिजिट्स का सम 8 है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, कौन सा डिफरेंस बिटवीन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वापस से हम देखें तो डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो नंबर माइनस नंबर डैश, ये कौन सा है, एन डैश क्या है, ये एन डैश क्या चीज है, एन डैश कैसे बनेगा, एन डैश के लिए बोला है एंड द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, मतलब अगर अभी यूनिट प्लेस पे y था तो अब टेंस प्लेस पे y होगा, अगर अभी टेंस प्लेस पे x था तो यूनिट प्लेस पे y होगा, यूनिट प्लेस पे x होगा। बस उल्टा कर दिया, पहले यूनिट प्लेस पे क्या था, पहले यूनिट प्लेस पे y था तो अब वो टेंस प्लेस पे हो गया, टेंस प्लेस पे x था तो अब वो यूनिट प्लेस पे हो गया, तो उल्टा कर दिया, रिवर्सिंग द डिजिट कर दी ना भाई। पहले टेंस प्लेस पे x था अब वो यूनिट प्लेस पे हो गया, पहले यूनिट प्लेस पे y था अब वो टेंस प्लेस पे हो गया, तो डिजिट्स को रिवर्स कर दिया। अब जो नंबर बनेगा एन डैश, अब जो नंबर डैश बनेगा, अब क्या बनेगा भाई, यूनिट प्लेस पे x है तो x इंटू 1, टेंस प्लेस पे y है तो y इंटू 10, तो 10y प्लस x, ये नंबर बन रहा है एन डैश। तो बोला जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो डिफरेंस क्या है, n माइनस एन डैश जो है वो क्या है, वो 18 है, तो n माइनस एन डैश जो है वो 18 दिया है, तो n जो है हमारा वो है 10x प्लस वाई, एन डैश जो है वो है 10y प्लस x, ये 18 दिया है। इसको सॉल्व करें तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर 18, तो 10x माइनस x इज 9x, y माइनस 10y इज माइनस 9y इक्वल टू 18, 9 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई इक्वल टू 18,
तो यहां से अगर 9 2 सा 18 होता है, 9 2 सा 18 होता है, तो x माइनस वाई बराबर 2। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 8, दूसरी है x माइनस वाई बराबर 2। ये दो इक्वेशन बन रही है। ये दो इक्वेशन बन रही है। इन दोनों इक्वेशन को अब तुम सॉल्व करोगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ रही है x और y की वैल्यू, पहले बताओ। x प्लस वाई 8 है, x माइनस वाई 2 है। सॉल्व करो x और y के लिए। आफ्टर सॉल्विंग फर्स्ट एंड 2, ये तुम सॉल्व करोगे, फिर वापस से समझाऊंगा, पहले सॉल्व तो करो। मेरे को पता है एक बारी में नहीं समझ में आता है। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, और y की वैल्यू क्या आ रही है बताओ। x की वैल्यू 5 आ रही है, y की वैल्यू 3 आ रही है। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है। क्या यही आंसर है? नहीं नहीं नहीं, हमें क्या निकालना है? नंबर निकालना है, ये नंबर बताना है। तो जो नंबर होगा वो होगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। तो 10 इंटू 5 प्लस वाई इज 3, तो 10 इंटू 5 50 प्लस 3 53, 53 इज योर आंसर। तो जो नंबर है वो 53 है, जो नंबर है वो 53 है। क्या मेरी बात समझे? क्या मेरी बात समझे? वापस से समझाता हूं, देखो क्वेश्चन को, वापस से समझाता हूं क्वेश्चन को। ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि अगर कोई वंस प्लेस वाला y है, टेंस प्लेस वाला x है, तो नंबर निकालने के लिए वंस प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करो, मतलब यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करो, और टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करो। ये तो तुम समझ में आ गया। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसको करने का ये तरीका है जो मैंने करके बताया तुम्हें। क्या तरीका है? तरीका ये है कि सबसे पहले मान लो लेट यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो y है, ठीक है, ऐसे ही मानो यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो y है, यूनिट प्लेस डिजिट y है, और टेंस प्लेस वाली डिजिट जो है, टेंस प्लेस वाली डिजिट की बात कर रहा हूं मैं, डिजिट और नंबर में अंतर, ये डिजिट्स है, सिंगल डिजिट्स है, पूरा नंबर है। तो यूनिट प्लेस वाली y मानना, टेंस प्लेस वाली x मानना, तो जो नंबर बनेगा वो बनेगा 10x प्लस वाई। ठीक है, यहां तक करना है। अब क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, तुमने कहा कि भाई सम ऑफ डिजिट जो है वो 8 है, तो एक डिजिट है y, एक डिजिट है x, दोनों का सम जो है वो 8 है। ये बन गई पहली इक्वेशन। डिफरेंस बिटवीन द नंबर, कौन सा नंबर? जो नंबर तुमने बनाया, ये ओरिजिनल नंबर, ओजी नंबर ये है हमारा। तो डिफरेंस बिटवीन दिस नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो अब डिजिट्स को क्या करना है? हमें रिवर्स करना है, रिवर्स करना है डिजिट्स को, रिवर्सिंग डिजिट्स। रिवर्स मतलब जो यूनिट प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे, जो टेंस प्लेस पे था वो यूनिट प्लेस पे। तो यूनिट प्लेस पे y था, अब वो टेंस प्लेस पे चला गया। टेंस प्लेस पे x था, अब वो यूनिट प्लेस पे चला गया। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए तो नंबर क्या बनेगा? ये बोला है ना, डिफरेंस बिटवीन नंबर, तो नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो रिवर्सिंग डिजिट्स करने के बाद जो नंबर बना n डैश, वो ये बना 10y प्लस x। तो ओजी नंबर ये था, n डैश हमारा ये बना। बोला है इन दोनों का डिफरेंस 18 है, तो n माइनस n डैश 18 है, ये क्वेश्चन ने बोला। तो n माइनस n डैश ये 18 करा, दूसरी इक्वेशन बनी। तो एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी, एक्स वाई की वैल्यू आ गई। क्या एक्स वाई की वैल्यू ही आंसर है? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नंबर, तो ये नंबर बताना है। तो नंबर क्या है? 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई करा, 53 आ गया। इजी पीजी। एक बार अब तुम खुद करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। ये अभी तुमने देखा है, अब तुम बिल्कुल इसी तरीके से, पहले तो इसको जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, जल्दी जल्दी, 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से इसको लिख लो। और लिखने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन करना। तुम कहोगे भैया कुछ भी नहीं था यार, ये तो मजाक था। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाला क्वेश्चन करो, जल्दी। लिख लिया? डन? डन है? डन है, चलो लो अब ये वाला क्वेश्चन करो। यू हैव 2 मिनट्स, यू हैव 2 मिनट्स टू डू दिस क्वेश्चन। सबको करना है, कोई भी मक्कारी नहीं करेगा मेरे साथ कि मास्टर तो बाद में करवा ही देगा, मैं बाद में कर लूंगा। नहीं, 2 मिनट है, जल्दी करो, जल्दी। जैसे ही मैंने देखा कि ये डिजिट वाला क्वेश्चन है, तो क्या करूंगा मैं? शोभित भैया ने बताया, लेट यूनिट्स प्लेस पे, यूनिट्स प्लेस डिजिट जो है वो y, यूनिट्स प्लेस डिजिट जो है वो y, और टेंस प्लेस की डिजिट जो है वो मैंने मान ली x, टेंस प्लेस की डिजिट जो है वो मान ली मैंने x। देयरफॉर जो नंबर होगा वो क्या बनेगा? जो नंबर n होगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा भाई यूनिट्स वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 10x प्लस वाई। ये हमारा नंबर n। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इससे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था, मैंने ये देखा अच्छा डिजिट वाला क्वेश्चन है, ये लिख दिया। ये तरीका है करने का, वरना कंफ्यूज होते रहोगे। क्या पहले इतना लिख दिया, अब क्वेश्चन पढ़ूंगा। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर। अच्छा सम ऑफ डिजिट्स, एक डिजिट है x, एक डिजिट है y, दोनों का सम क्या होगा, क्या दिया है 12। ठीक है जी, ये हो गई पहली इक्वेशन। वापस से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं। क्या, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू डिजिट्स। अब क्या करा हमने, इसको इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, जो यूनिट्स पे था वो टेंस पे चला जाएगा। यूनिट पे y है, अब वो टेंस पे चला जाएगा। पहले यूनिट पे था y, अब टेंस पे चला गया। टेंस पे x था, अब वो यूनिट पे चला गया। यूनिट पे क्या चला गया, x चला गया। देयरफॉर अब जो नंबर बनेगा इन डैश, वो क्या होगा, यूनिट वाले को 1 से मल्टीप्लाई, टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई। तो एन डैश जो होगा वो बन गया 10y प्लस x, ये हो गया एन डैश। तो द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू डिजिट्स, ये है वो नंबर, जो नंबर ऑब्टेन हुआ है इंटरचेंजिंग टू डिजिट्स, वो एन डैश है। एक्सीड्स द गिवन नंबर, क्या एक्सीड कर रहा है गिवन नंबर को 18 से। तो जो गिवन नंबर है ना हमारा एन, इसमें जब तुम 18 जोड़ोगे तब जाके तुम्हें एन डैश मिलेगा। ये है, क्या बोला कि पिछले नंबर में 18 जोड़ोगे तब तुम्हें एन डैश मिलेगा, ये बोला है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू डिजिट्स, ये जो नंबर तुम्हें मिला है ये एक्सीड करता है गिवन नंबर को 18 से। मतलब दोनों में डिफरेंस 18 है, मतलब एन डैश माइनस एन जो है वो 18 है, दोनों में अंतर 18 का है। बड़ा कौन सा, एन डैश बड़ा है ना, क्योंकि उसमें एन में 18 जोड़ोगे तब एन डैश मिलेगा। ये बन रहा है एन डैश माइनस एन बराबर 18। तो एन डैश क्या है, एन डैश है 10y प्लस एक्स। एन क्या है, माइनस एन है हमारा ये एन है क्या, 10x प्लस वाई बराबर 18। तो यहां से 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई बराबर 18। तो इससे हम ये देखेंगे, इसको सॉल्व करें तो 10y माइनस वाई इज 9y, x माइनस 10x इज माइनस 9x बराबर 18। तो 9 इंटू वाई माइनस एक्स बराबर 18। तो 9 2 जा 18, तो x वो y माइनस एक्स इज 2। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। पहली ये, दूसरी ये, दोनों को सॉल्व करो। एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाएगा ये तो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है x, यहाँ पे प्लस x है, दोनों को ऐड कर दिया। तो देखो मैं हवा में सॉल्व करता हूँ, तुम कॉपी में करना, मैं हवा में सॉल्व करके बताता हूँ तुम्हें। देखो दोनों को ऐड कर देंगे तो x से x कट जाएगा, y y 2y इक्वल टू 14 और y बराबर 7 आ गया। और x बराबर क्या आएगा, y 7 है, तो x क्या आ गया 5। तो x 5 y 7, ये हो गया। पर हमें x और y को ही निकालना है, हमें तो नंबर निकालना है। नंबर क्या है 10x प्लस y, तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई इज 7। तो 57 इज योर नंबर n। आ गया 57, इजी पीजी है, ठीक है। शिवम आशी से बाद में बात कर लियो, आशी आके नंबर नहीं सॉल्व कराएगी, ये नंबर नहीं निकाल के देगी आशी। जो आशियों को तो पिच्ची भेज रहा है यहाँ पे, पढ़ाई कर ले, रोता फिरेगा पूरे साल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फ्रैक्शन। अब आ गया फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, पहले हमने क्या करा, पहले हमने डिजिट वाला क्वेश्चन करा, अब आ गया फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। तो इनको नाम देते हुए चलते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन हमने करा, ये क्या करा, डिजिट वाला क्वेश्चन, डिजिट वाला क्वेश्चन करा। पहला ये क्वेश्चन था, ये हमने करा। अब अगला कौन सा करेंगे हम, अगला टाइप कौन सा है, अगला है फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। ठीक है, हम करेंगे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। कह रहे ब्रेक, पढ़ाई कर ले। फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, x अपॉन वाई एक फ्रैक्शन है। तो मान लो न्यूमरेटर जो है, लेट न्यूमरेटर, देखना ध्यान से देखना, पहले मैं करूंगा फिर उसका अगला तुम करोगे। तो न्यूमरेटर x है और मान लो डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, वो y है। तो देयरफॉर अब जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, फ्रैक्शन क्या बनेगा, x अपॉन वाई बनेगा। ये हो गया फ्रैक्शन हमारा, ठीक है। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। ये जो फ्रैक्शन है ये 1/3 बन जाएगा कब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, पहली लाइन पढ़ रहा हूं। ये जो फ्रैक्शन x बाय y है ये 1/3 बन जाएगा कब, when 2 is subtracted from the न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/3 बन जाएगा, ठीक है जी।
एंड इट बिकम्स 1/2, और यही फ्रैक्शन जो है x बाय वाई ये 1/2 बन जाएगा। कब कब व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो दो इक्वेशन बन गई, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। तुम कहोगे भैया अभी ये पहली दूसरी कैसे है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। मतलब क्वेश्चन ने तो यही बोला है, क्वेश्चन के हिसाब से तो यही बनेगी। अब इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो तुम्हें आसानी होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × x - 2 बराबर y, तो 3x - 6 बराबर y, तो 3x - y बराबर 6। ये हो गई पहली इक्वेशन। बस एलसीएम वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2x बराबर y - 1, तो 2x - y बराबर -1। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। सॉल्व फॉर x एंड y, सॉल्व फॉर x एंड y। कैसे सॉल्व करोगे? जो तुम्हें मेथड अच्छा लगे उससे सॉल्व करो, x और y की वैल्यू निकालो। 7/15 बन रहा है, तो जो फ्रैक्शन बनेगा x की वैल्यू 7 आई, y की वैल्यू 15 आई। ये कोई आंसर है? हमें क्या निकालना है? फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन क्या है? x/y। देयरफॉर जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? x/y। तो ये तो इजी पीजी था, 7/15। ये क्वेश्चन तो इजी पीजी था, है ना? जल्दी लिख लो जल्दी। अब इसी तरह का अगला क्वेश्चन तुम करो। कुछ नहीं है, फ्रैक्शन मान लो पहले, फिर जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब देखो जब तुम मान लो। हमने पिछले क्वेश्चन में यही करा मेरी जान, हमने पहले मान लिया जो भी हमें काम धाम था, हमने पहले खुद कर लिया, फिर हम क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करा। पहले ही क्वेश्चन को पढ़ लेते कंफ्यूजन हो जाती, पहले ये काम खुद कर लिया, ऐसे ही पहले ये काम खुद कर लिया फिर क्वेश्चन को पढ़ा। तो पहले वाले जो काम है ये तुम्हें मैं ही समझाऊंगा, एक बार टीचर समझाता है, जब समझ में आ जाता है फिर उसके बाद तो तुम अगला क्वेश्चन खुद कर ही लोगे। तो जल्दी से लिखो और इसको अगले वाला क्वेश्चन को करना। अगले वाला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर हाजिर। चलो तुम्हारे पास वापस से 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम है, मक्कारी नहीं करनी, 2 मिनट में जल्दी खत्म करना है, जल्दी। चलो, द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ठीक है, पहले फ्रैक्शन वाला सवाल है, मैं कहूंगा पहले क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना। पहले क्या मानेंगे? लेट न्यूमरेटर जो है वो मान लो x है, डिनोमिनेटर जो है वो मान लो y है। तो देयरफॉर जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? फ्रैक्शन बनेगा x/y। ठीक है जी, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो ये जो फ्रैक्शन है ये बन जाएगा 9/11। कब बन जाएगा? इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में 2 ऐड कर देंगे तो 9/11 बन जाएगा। ठीक है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर ऊपर भी 3 ऐड कर दिया और नीचे भी 3 ऐड कर दिया, ऊपर भी 3 ऐड कर दिया नीचे भी 3 ऐड कर दिया, देन इट बिकम्स 5/6। तब ये 5/6 बन जाएगा। फाइंड द फ्रैक्शन। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। 7/9 इज योर आंसर। 7/9 इज योर आंसर। समझ गए? था इजी पीजी, था मजेदार, कुछ नहीं था। कह रहा हूं शोभित भैया पे भरोसा रखो यार तुम, इसी तरह के जितने भी तरह के सवाल हैं मैं सारे करवाऊंगा। चलो नेक्स्ट प्रकार कौन सा है? नेक्स्ट प्रकार है पार्ट ऑफ मंथली। ये पार्ट्स वाले सवाल है, या फिर ऐसा होगा, हाँ वो ये पार्ट वाले सवाल है, ये पार्ट वाले सवाल बोल दो इन्हें, पार्ट्स वाले सवाल बोल दो। अभी इसी तरह का एक और सवाल है वो आगे आएगा, पार्ट्स वाले सवाल ये है। चलो इस तरह का एक सवाल हमने करा है, इस तरह का एक सवाल हमने करा है, कल कराता है ना, तो इसलिए ध्यान से देखना। पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, यही तो करा था, सेम इस तरह का ही करा था। एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। देखो मैं वापस से इसका लॉजिक समझाता हूं। ये क्या है? हाँ देखो 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 देखो, पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस फिक्स क्या होता है कि जैसे ये इस क्वेश्चन का लॉजिक समझाता हूं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो कि टैक्सी का है, कि भाई जैसे मैं बताऊं, जैसे हॉस्टल वाले का समझाऊं तो हॉस्टल में एंट्री लेने का एक फिक्स चार्ज है, कि भाई हॉस्टल में तुम आए वो तुम्हें फिक्स चार्ज देना है, मान लो x तुम्हें फिक्स चार्ज देना है। उसके बाद जितने दिन तुम खाना खाओगे उतने तुम्हें एक्स्ट्रा देने होंगे। देना पूरा टोटल ही है भाई, टोटल मिला के एक कॉम्बो बनेगा वो देना है तुम्हें, पर उसमें वेरिएबल जो है वो y है, कि भाई हॉस्टल में एंट्री ली तो x तो जाएगा ही जाएगा, फिर उसके बाद जितने दिन खाना खाओगे, एक दिन खाना खाया तो y, 2 दिन खाना खाया तो 2y, 3 दिन खाना खाया तो 3y, 4 दिन खाना खाया तो 4y, तो x तो देना ही है, साथ में ऐड होके जितने दिन खाना खाओगे, मतलब 10 दिन खाना खाया तो x प्लस 10y, ये मिला के तुम्हें कुछ अमाउंट देना है। तो बोला क्या जा रहा है? बोला ये जा रहा है, तो इस तरह से हम लिखेंगे लेट फिक्स चार्ज जो है
लेट जो फिक्स चार्ज है वो x रुपीज है और जो पर डे चार्ज है, जो पर डे चार्ज है खाने का वो y रुपीज है। एक दिन का y, 2 दिन का 2y, 3 दिन का 3y। x तो देना ही है, फिर जितना दिन खाना खाओगे उतना और दे देना, ये टोटल होगा। अब देखो, पार्ट ऑफ हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज, जितने दिन उसने मेस में खाना खाया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम स्वाति जी की बात करें तो व्हेन स्वाति टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज टू पे 3000 एज टोटल हॉस्टल चार्ज। टोटल उसको 3000 देने हैं, टोटल उसको 3000 देने हैं। कब देने हैं? जब उसने 20 दिन खाना खाया। तो एक दिन खाना खाती तो y, 20 दिन खाया तो 20y। तो 20 दिन उसने खाना खाया तो 20y खाने का चार्ज और फिक्स चार्ज तो देना ही है, फिक्स चार्ज किसी का नहीं हटेगा। तो x प्लस 20y, ये आ गई पहली इक्वेशन स्वाति जी की। वेयर एज मानसी जी जो है, मानसी जी ने 25 दिन खाना खाया और टोटल उन्होंने 3500 दिए, टोटल उन्होंने 3500 दिए, 25 दिन खाना खाया, फिक्स चार्ज तो x दिया ही होगा, फिक्स चार्ज तो सब पे लगेगा, ये तो सब पे लगेगा। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। तो ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन थोड़ा भारी पड़ जाएगा। अब देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, x बराबर 3000 माइनस 20y, वो इसमें पुट करोगे, कट, यहां भी x है यहां भी x है, एलिमिनेट कर दो, दोनों को माइनस कर दो, माइनस माइनस, यहां प्लस है यहां माइनस, तो माइनस हो गया। 20 माइनस 25 इज माइनस 5y, 3000 माइनस 3500 इज माइनस 500, ये हो गया, माइनस से माइनस गया, 5 इंटू 100, तो y की वैल्यू आ गई 100, y की वैल्यू आ गई, इसको किसी में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट मान लो, तो x प्लस 20 इंटू 100 इक्वल टू 3000, तो x प्लस 2000 बराबर 3000, तो x की वैल्यू आ गई 1000। तो जो फिक्स चार्ज है वो 1000 है और जो पर डे चार्ज है वो 100 है। फिक्स चार्ज 1000 है, पर डे चार्ज 100 है। तो हमें तुम्हें पता चल गया। अब तुम्हें पता चल गया, मान लो एक क्वेश्चन में यहीं पे ऐड कर दूं, एक क्वेश्चन में तुम पे ऐड कर दूं, इसी क्वेश्चन में, इसी में एडिशन क्वेश्चन है, फाइंड हॉस्टल चार्ज, टोटल चार्ज बताना है तुम्हें, हॉस्टल वाले को कितना देना है, हॉस्टल वाले को तो देना है ना, टोटल तुम्हें हॉस्टल वाले को देना है, उसी में मेस का इंक्लूड है, उसमें फिक्स है। तो फाइंड हॉस्टल चार्ज इफ रोहन टेक्स फूड फॉर 30 days, अगर 30 दिन के लिए रोहन ने खाना खाया तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, ये बताना है तुम्हें। अगर 30 दिन के लिए रोहन ने खाना खाया तो उसको कितना पैसा देना, ये बताओ। 4000 देगा, कैसे? देखो भाई 30 दिन के लिए खाना खा रहा है भाई साहब, 30 दिन के लिए, तो 30 दिन के लिए खाना खा रहा है ना, तो 30 इंटू खाने का चार्ज, ये तो देना ही है, और फिक्स चार्ज उसको जरूर देना है, फिक्स चार्ज तो देना ही है, और 30 दिन खाना खाया तो 30y, तो फिक्स चार्ज है 1000 और 30 दिन खाना खाया तो 30 इंटू 100, तो 1000 प्लस 3000 इज 4000। तो भाई साहब को 4000 रुपए देने पड़ेंगे, 4000 रुपए उन्हें देने पड़ेंगे। ठीक है, समझ गए? इजी पीजी है, इजी पीजी है। तो ये पार्ट वाले सवाल है, इसका एक सवाल मैंने कर दिया। अब हॉस्टल की जगह कई जगह तुम्हें टैक्सी मिल जाएगी, तो ABCD बहुत ये बड़ा सा दिख रहा है, कुछ नहीं है, आसान है। ये तो ऑप्शन इतने बड़े बड़े हैं, क्वेश्चन इतना सही है, तो ऑप्शन इतने बड़े बड़े हैं। टैक्सी चार्ज जो है वो फिक्स चार्ज है और चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से है। ठीक है, तो भाई मान लो फिक्स चार्ज जो है, लेट फिक्स चार्ज जो है टैक्सी में, टैक्सी तुमने बुलवाई, टैक्सी बुलवाई, तुम्हें x तो देना ही है। अब वो x जो है जो तुमने दिया, अब तुम चाहे 2 कदम चल के उतर जाओ कि भाई तुमने 2 थोड़ी सी चलवाई हो, तुम्हें x तो देना ही है। ऐसे टैक्सी वाला कहेगा भाई तुम यार बुला के 2 सेकंड के लिए बैठते हो फिर चले जाते हो, तो खाली 2 सेकंड का पैसा दोगे, तो एक फिक्स चार्ज तो रहेगा ही। तुम कितना ही बैठ रहे हो, टैक्सी का गेट खोल रहे हो, x तो गया तुम्हारे अकाउंट से, फिर उसके बाद जितना किलोमीटर तुम चलोगे उतना देना है। तो लेट्स फिक्स चार्ज जो है वो मान लो x रुपीज है और पर किलोमीटर जो चार्ज है वो मान लो y रुपीज है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे जाते हैं, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज इज 105। तो भाई 10 किलोमीटर के लिए, भाई 1 किलोमीटर के लिए y है, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y, और फिक्स तो देना ही है, तो टोटल कितना दिया, 105 दिया। एंड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए y, तो 15 के लिए 15y, और फिक्स चार्ज तो तुम पक्का दोगे, फिक्स चार्ज तो देना ही है, कुछ भी कर लो, तो टोटल हो गए 155 रुपए। तो पहली इक्वेशन ये आपकी, दूसरी इक्वेशन ये है आपकी, पहली ये दूसरी ये, सॉल्व फॉर x एंड y, सॉल्व
फॉर एक्स एंड वाई, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। जल्दी बताओ क्या आ रहा था, ए आ रहा था ना तुम्हारा, ए आ रहा था ना, ए क्या है, फिक्स चार्ज यहां से 5 रुपए निकल रहे हैं, पर किलोमीटर 10 रुपए निकल रहे हैं, तो 5 + 10 105 सही है। फिर इसके बाद तुमसे पूछा है हाउ मच अ पर्सन हैव टू पे फॉर 25 किलोमीटर, 25 के लिए क्या करोगे, 25 किलोमीटर के लिए, 25 के लिए फिक्स चार्ज तो देना ही है, और 1 किलोमीटर का अगर वाई है तो 25 किलोमीटर का 25 वाई, ये होगा तुम्हारा x + 25 वाई लास्ट वाले क्वेश्चन का, हाउ मच डज हैव टू पे फॉर 25 किलोमीटर। तो x की वैल्यू 5 आ रही है, x की वैल्यू 5 आ रही है, y की वैल्यू 10 आ रही है, तो 5 + 250 + 5 255 रुपए हो गए, तो 255 रुपए और देने उसको, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके भैया, अगर गाड़ी बुलाई और गेट ही नहीं खोला तो क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं, बता क्या बोलूं मैं, कुछ हो तो मेरा बोलने के लिए, तब तो मैं कुछ बोलूंगा, क्या बोलूं। रैपट पढ़ेंगे रैपट, और ऐसे पढ़ेंगे 4 दिन तक नहीं उठ पाएगा, समझ रहे हैं। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई को बहुत पसंद है एज वाले क्वेश्चन। एज वाले क्वेश्चन करने का वापस से एक तरीका होता है, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, एक मैं करके बताऊंगा, ध्यान से देखना, ये मैं सोचना कि पहले लिख लूं साथ साथ में, नहीं लिखने का टाइम दूंगा, पहले देख ले। एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो उनका सम करके 2 करोगे, सम करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज ऑफ फादर मिलेगी। तो इसको करने का तरीका ये होता है, लेट एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, भाई दोनों बच्चों की जो एजेस है वो मान लो x और y है, एक बच्चा x साल का है और दूसरा बच्चा y साल का है, ठीक है, एक है x ईयर ओल्ड और एक है y ईयर ओल्ड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, देखना जैसे बता रहा हूं वैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या लिखना है, एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन मान ली x और y, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, पहली लाइन पढ़ो सिर्फ, एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस, तो एज ऑफ फादर की एज जो है वो क्या है, ट्वाइस सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, ट्वाइस द सम ऑफ एजेस, तो सम करके ट्वाइस करोगे तो एज ऑफ फादर आएगी। ये है पहली लाइन का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान से देख लो, मैं फिर बोल रहा हूं दिक्कत आती है इस क्वेश्चन में। सबसे पहला स्टेप क्या है, बच्चों की एज मान ली x और y, फिर पहली लाइन पढ़ी, पहली लाइन पढ़ के देखा अच्छा फादर की एज क्या है, ट्वाइस द सम ऑफ एजेस, ये लिख दिया, तो ये क्या है, ये आ गई फादर की एज। आफ्टर 20 ईयर्स के बाद कॉमा है, तो बस यहीं तक पढ़ो, आफ्टर 20 ईयर्स, बस इतना पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना, आगे वाला जो भी लिखा है उसको भूल जाओ, आगे जो भी लिखा है उसको भूल जाओ। क्या लिखा है, आफ्टर 20 ईयर्स, अच्छा 20 साल बाद, तो 20 साल बाद पहले अपने आप निकाल लो, आफ्टर 20 ईयर्स मेरे हिसाब से क्या एज होगी वो लिखो। क्वेश्चन में क्या बोला है बाहर में जाए, मैंने क्या करा, पहले बच्चों की एज मानी, पहली लाइन पढ़ के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा, फिर मैंने 3 वर्ड पढ़े, क्या, आफ्टर 20 ईयर्स, बस यहीं पर स्टॉप हो गया। 20 साल बाद की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन छोड़ो, पहले अपने आप देख लो 20 साल बाद होगा क्या। भाई अभी अगर फादर की एज ये है तो 20 साल बाद क्या होगी, एफ डैश जो होगी, मेरे हिसाब से एफ डैश क्या है, मेरे हिसाब से एफ डैश क्या है, 20 साल बाद, 20 साल बाद मेरे हिसाब से क्या एज होगी, इस समय ये है तो 20 साल बाद इसमें 20 और ऐड कर दूंगा, तो इसी में मैं 20 और ऐड कर दूंगा, तो 20 साल बाद मेरे हिसाब से ये एज होगी, और मेरे हिसाब से 20 साल बाद बच्चों की एज क्या होगी, 20 ईयर्स लेटर मेरे हिसाब से बच्चों की एज क्या होगी, एक की हो जाएगी x + 20 और दूसरे की क्या हो जाएगी y + 20। देख लो, ध्यान से देखना क्या बोला मैंने, एज ऑफ, वापस से करने का तरीका क्या है, करने का तरीका यह है, पहले बच्चों की एज मान ली x और y, करने का तरीका क्या है, पहले मैंने बच्चों की एज मान ली x और y, बच्चों की एज मानती मैंने पहली लाइन पढ़ी कि एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, ये लिख दिया, यहां तक मैंने करा। अब क्या करा मैंने, अब मैंने आगे के 3 वर्ड पढ़े, आफ्टर 20 ईयर्स, मैंने कहा अच्छा 20 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 20 साल बाद पहले मैं अपने हिसाब से लिख लेता हूं, क्वेश्चन का बाद में देखेंगे। मेरे हिसाब से 20 साल बाद फादर की एज ये होगी,
मेरे हिसाब से 20 साल बाद फादर की एज ये होगी, मेरे हिसाब से बच्चों की एज होगी x+20 y+20। इतना कर लिया। अब आगे पढ़ता हूं क्वेश्चन को। तो आफ्टर 20 years हिज एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। भाई मेरे हिसाब से फादर की एज ये थी, पर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 साल बाद जो फादर की एज होगी ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 20 साल बाद फादर की एज है वो होगी सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो ये और ये इनका सम कर दोगे तो 20 साल बाद क्वेश्चन के हिसाब से फादर की एज ये है। तो क्वेश्चन के हिसाब से एफ डैश ये है, मेरे हिसाब से एफ डैश ये है, पर है तो दोनों ही एफ डैश। भाई ये फर्स्ट इक्वेशन भी एफ डैश है, दूसरी भी एफ डैश है, दोनों के एलएचएस तो बराबर ही हैं, तो फर्स्ट जो है वो सेकंड के बराबर ही तो है। ध्यान से देखना, वापस बता रहा हूं, ध्यान से देखना, वापस बता रहा हूं। मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने कहा बच्चों की एज एक्स और वाई है। फिर मैंने क्या पढ़ा, पहली लाइन पढ़ी कि एज ऑफ फादर जो है वो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई है, यहां तक पढ़ ली, ये लिख दिया, ठीक है, ये हो गई फादर की एज। अब मैंने आगे की 3 लाइन पढ़ी, आफ्टर 20 ईयर्स। मैंने कहा अच्छा आफ्टर 20 ईयर्स की बात कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ूंगा कंफ्यूज हो जाऊंगा, पहले मैं खुद लिख लेता हूं मेरे हिसाब से 20 साल बाद क्या होगा। मेरे हिसाब से अगर आज ये एज है तो 20 साल बाद ये एज होगी। मेरे हिसाब से अगर आज ये एज है तो 20 साल बाद ये एज होगी। तो मेरे हिसाब से एफ डैश ये है, और मेरे हिसाब से बच्चों की एज क्या है, बच्चों की भी लिख लो, फादर की लिख ली, बच्चों की भी लिख लो, क्या होगी बच्चों की x+20 y+20। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्टर 20 ईयर्स जो फादर की एज है वो इन दोनों के एडिशन होगा। आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो उस समय जो एज है उसका सम करोगे तो वो होगी फादर की एज। तो क्वेश्चन के हिसाब से एफ डैश ये है, मेरे हिसाब से एफ डैश ये है, पर है तो दोनों ही एफ डैश, तो दोनों को बराबर कर दो, फर्स्ट और सेकंड बराबर है। भाई दोनों के एलएचएस बराबर है तो दोनों के आरएचएस भी बराबर होंगे। तो 2 टाइम्स x+y+20 जो है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा x+20 प्लस y+20 के बराबर, ये होगा, ठीक है, x+20 और y+20 के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके निकालो क्या निकल रहा है, x+y की कुछ वैल्यू आएगी, यहां से तुम्हारा सॉल्व करके x+y आ जाएगा, x+y की वैल्यू 20 आएगी। पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द एज ऑफ फादर। तो एज ऑफ फादर कैसे निकालोगे, एज ऑफ फादर क्या है, एज ऑफ फादर तो ये है एफ ही तो एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर तो ये है। तो नाउ जो एफ होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स x+y, तो हो जाएगा 2 टाइम्स x+y क्या है 20, तो फादर की एज क्या होगी 2 टाइम्स 20 मतलब 40 ईयर्स, तो फादर की एज होगी 40 ईयर्स। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, पहले बच्चों की एज मानी, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली लाइन पढ़ के फादर की एज लिख दी, ठीक है। अब आगे के 3 वर्ड्स पढ़े, आफ्टर 20 ईयर्स, तो पहले अपने हिसाब से 20 साल बाद का सिनेरियो देख लो। 20 साल बाद मेरे हिसाब से फादर की एज ये है, मेरे हिसाब से बच्चों की एज ये है। फिर आगे का पढ़ा कि 20 साल बाद इसके हिसाब से फादर की एज क्या है, बच्चों की एज का सम है। तो मेरे हिसाब से तो ये था, क्वेश्चन के हिसाब से ये है, पर है तो दोनों ही एफ डैश, तो दोनों को बराबर कर दिया, x+y मिल गया, वो x+y उठा के यहां पुट करा, तो 2 टाइम्स x+y 2 टाइम्स 20 40 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम सॉल्व करोगे, जल्दी 2 मिनट का टाइमर है, सॉल्व करो। फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। करने का तरीका क्या है, करने का तरीका है लेट एजेस ऑफ चिल्ड्रन आर, मान लो एजेस ऑफ चिल्ड्रन जो है वो क्या है x एंड y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फादर की एज क्या है, फादर की एज क्या है, फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ठीक है जी, इतना लिख लिया, ये है फादर की एज, ये है फादर की एज। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 वर्ड्स पढ़ेंगे, आफ्टर 5 ईयर्स, क्या आफ्टर 5 ईयर्स। अच्छा 5 साल बाद की बात कर रहा है, क्वेश्चन मत पढ़ो, पहले अपने आप देखो। आफ्टर 5 ईयर्स मेरे हिसाब से क्या होगा, आफ्टर 5 ईयर्स मेरे हिसाब से क्या होगा, अभी अगर ये एज है तो 5 साल बाद क्या होगा, ये +5, तो 3 टाइम्स x+y +5 होगा, ये होगा एफ डैश, ये होगी फादर की एज। ठीक है, बच्चों की एज क्या होगी 5 ईयर्स बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स लेटर बच्चों की एज क्या होगी, मेरे हिसाब से पहले लिख लूंगा फिर क्वेश्चन देखूंगा। तो मेरे हिसाब से क्या होगा 5 ईयर बाद x+10 वो x+5 और y+5, ये हो जाएगी बच्चों की एज। अब क्वेश्चन पढ़ता हूं, तो आफ्टर 5 ईयर्स ये बोल रहे हैं जो फादर की एज है, हिज एज मतलब फादर की एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ एजेस, 2 टाइम्स द सम ऑफ एजेस। तो एफ डैश जो इनके हिसाब से है वो है 2 टाइम्स सम ऑफ एजेस, 2 टाइम्स सम ऑफ एजेस। तो मेरे हिसाब से एफ डैश ये था,
क्वेश्चन के हिसाब से एफ डैश ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, बट है तो दोनों ही एफ डैश। तो फर्स्ट का जो आरएचएस है वो सेकंड के आरएचएस से बराबर कर देंगे क्योंकि दोनों के एलएचएस बराबर है। तो फर्स्ट बराबर सेकंड है, तो 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस 5 बराबर 2 टाइम्स एक्स प्लस 5 प्लस वाई प्लस 5 होगा। यहां से सॉल्व करें तो 3x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 5 10 10 इंटू 2 20, ये हो गया। 3x माइनस 2x, जब ये 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3x माइनस 2x 6x, 2y इधर जाएगा तो माइनस 2y, तो 3y माइनस 2y इज y, और ये 5 जब उधर जाएगा तो 20 में से 5 गए तो 15 आ गया, तो x प्लस y इज 15। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। एज ऑफ फादर हम निकाल लिया। नाउ प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या है, फादर की प्रेजेंट एज क्या है, 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई, तो हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई क्या है 15, तो 15 तिया 45, ये होगी फादर की एज। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम एज वाले क्वेश्चन जो है वो कर रहे होंगे, इस तरह से हम एज वाले क्वेश्चन जो है वो कर रहे होंगे। आरंभ बैच की क्लास होगी 5:30 वाली, वो 5:30 वाली जो क्लास है वो 6 बजे होगी आरंभ बैच की, ठीक है, वो 6 बजे का मैंने करवा दिया। अब आता है तुम्हारा लास्ट अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने 3-4 प्रकार के क्वेश्चन देखे। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि अगर तुम्हें, सबसे पहले हमने कौन से देखे, सबसे पहले हमने देखे डिजिट वाले क्वेश्चन। डिजिट वाले क्वेश्चन के बाद हमने देखा फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। फिर हमने देखा कि पार्ट्स वाले क्वेश्चन, कि पार्ट ऑफ मंथली फीस और टैक्सी वाला हो गया। फिर हमने देखा एज वाले क्वेश्चन। अब जो लास्ट है हमारा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन। उसके बाद इसके सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। एक बोट है, ठीक है, एक बोट है। बोट को मान लो मैंने स्टिल वाटर में रख दिया। स्टिल वाटर मतलब ऐसा वाटर जो खड़ा पानी होता है ना, तो खड़े पानी में रख दिया। खड़े पानी की कोई स्पीड नहीं होती, तो एक बोट है, मान लो वो एक्स स्पीड से जा रही है, तो एक बोट जो है एक्स स्पीड से चलती रहेगी, कोई इसकी स्पीड तो ही नहीं, खड़े पानी की कोई स्पीड है नहीं, तो एक्स स्पीड से भागती रहेगी। तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ बोट है, स्पीड ऑफ बोट जो है वो यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर चल रही है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्टिल वाटर वाला केस। एक होता है अपस्ट्रीम वाला केस। अपस्ट्रीम का मतलब कि नाव जो है वो तो x से जा रही है, पर जो स्ट्रीम है वो उसके उल्टी तरफ आ रही है, मतलब स्ट्रीम के ऊपर जा रही है। स्ट्रीम ऐसे जा रही है, स्ट्रीम की कोई स्पीड है मान लो t किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम की स्पीड है, और x किलोमीटर पर आवर बोट की स्ट्रीम है। तो जो बोट की स्पीड है वो x आगे जा रही है। अप स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के ऊपर जा रही है, स्ट्रीम ऐसे बही जा रही है, नदी ऐसे बह जा रही है t से, और बोट ऐसे ऊपर जा रही है x से, ठीक है। तो बोट की जो स्पीड थी स्टिल वाटर में वो तो x थी, पर अब क्या है, ये स्टिल वाटर नहीं है, तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी, अब क्या हो जाएगी स्पीड ऑफ बोट, अब स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी, अब स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी, x तो उसकी स्टिल वाटर में थी, पर अब क्या हो रहा है, स्ट्रीम पीछे खींच रही है। अब स्ट्रीम क्या है, पीछे खींच रही है। भैया ये डिलीटेड नहीं है, ये क्वाड्रेटिक में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, पेयर ऑफ लीनियर में नहीं आ रहा है, क्वाड्रेटिक में आएगा, इसलिए देख ले। तो x स्पीड से जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, पर उसको t से पीछे खींचा जा रहा है। तो अब नेट स्पीड क्या हो जाएगी बोट की, x से तो जाना चाह रही थी पर t से पीछे खींच रहे हैं, तो x माइनस टी किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगी बोट की स्पीड। समझ गए। जब सीधे खड़ी थी, स्टिल वाटर था, वाटर की कोई स्पीड नहीं थी, तो वाटर में तो भागे जा रही थी, x स्पीड से भागे गई। जैसे ही हमने देखा कि भाई अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के ऊपर जा रही है, स्ट्रीम ऐसे भाग रही है, स्ट्रीम है, t मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो है t किलोमीटर पर आवर। तो अगर स्टिल वाटर में होता तो x से भागती, पर अब क्या हो रहा है, x से जाना चाह रही थी पर t से पीछे खींच रहे थे, तो नेट क्या होगा, x माइनस टी। अब आता है डाउनस्ट्रीम वाला केस। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, डाउनस्ट्रीम में होता है मेरी जान कि भाई एक बोट है, वो ऊपर जा रही है x से ऊपर जा रही है, और स्ट्रीम भी उसी के साथ चल रही है, स्ट्रीम भी उसी के साथ चल रही है। या फिर आप मान लोगे डाउनस्ट्रीम मतलब नीचे आ रही है, तो स्ट्रीम ऐसे आ रही थी, स्ट्रीम की स्पीड t थी, और बोट भी साथ में आ रही है x से। तो अपस्ट्रीम क्या था, अपस्ट्रीम था ऊपर जा रही है, स्ट्रीम नीचे है, स्ट्रीम ऐसे पीछे जा रही है, ये स्ट्रीम को काटते हुए आगे जा रही है, तो x माइनस टी था। अब क्या डाउनस्ट्रीम है कि स्ट्रीम के साथ ही बहती हुई आ रही है, तो अब जो नेट स्पीड ऑफ बोट होगी, वो क्या होगी, x से आ रही थी,
टी और मिल गया तो x प्लस टी किलोमीटर पर आवर, x प्लस टी किलोमीटर पर आवर। समझे समझे समझे? तो स्टिल वाटर था तो नेट स्पीड क्या थी? स्टिल वाटर है तो नेट स्पीड क्या रहेगी? जो स्पीड है वही नेट स्पीड रहेगी, क्योंकि भाई अभी स्ट्रीम की कोई स्पीड है ही नहीं, तो स्टिल वाटर में x से भागती रहेगी। अब स्ट्रीम में क्या हो रहा है? स्ट्रीम t से जा रही है और बोट ऊपर से जा रही है, तो x से जाना चाह रही थी पर t से पीछे खींच लिया, तो जो नेट स्पीड होगी वो x माइनस टी हो जाएगी। डाउनस्ट्रीम मतलब साथ में बहती हुई आ रही है, तो x से आ रही है, साथ में t और मिल गया तो x प्लस टी हो गया डाउनस्ट्रीम। ये तीन केस होते हैं, इन तीनों केस में जो स्पीड है ये हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि स्टिल में ये रहेगी स्पीड, स्टिल वाला तो वैसे भी इसी में समझ गया, अपस्ट्रीम में ये रहती है और डाउनस्ट्रीम में x प्लस टी रहती है। ठीक है, समझ गए? समझ गए? समझ गए? अब क्वेश्चन करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। देखो, तो ए मैन कैन रो अ बोट डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, ठीक है। देखो, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला केस है, तो मान लो अपस्ट्रीम होता, मान लो अपस्ट्रीम है, तो अपस्ट्रीम मतलब कि स्ट्रीम की जो स्पीड है, स्ट्रीम की जो स्पीड है, स्ट्रीम की जो स्पीड है वो इधर है t, और जो बोट की स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, और t किलोमीटर पर आवर जो है वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। तो अपस्ट्रीम वाले केस में हम देखेंगे कि जो नेट स्पीड है, जो नेट स्पीड है किसकी? बोट की, वो क्या हो जाएगी? नेट स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी? x से ऊपर जाना चाह रही थी पर t से पीछे खींच लिया, तो x माइनस टी किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? डाउन स्ट्रीम में बोट साथ में ही बहती आ जाएगी कि ये जो है ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम है t, और बोट भी जो है वो साथ में बहती आ रही है, तो नेट स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी? अब नेट स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी? हो जाएगी x प्लस टी किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा हमारा नेट स्पीड ऑफ बोट। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ मैन कैन रो बोट डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर। तो डाउनस्ट्रीम जो है कितना? डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। कितना टाइम लग रहा है? 2 घंटे लग रहे हैं। एंड इट कैन ड्रॉ अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर। अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है? 4 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटे। फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो जो स्टिल वाटर वाली स्पीड हमने क्या मानी थी? स्टिल वाटर में x होती है, तो स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर हमने माना था, लेट कर लिया था ना हमने, तो स्टिल वाटर में हमने x मान लिया था, और स्ट्रीम की स्पीड जो है वो हमने मान ली थी t किलोमीटर पर आवर। यही निकालना है हमें, x और t। तो फाइंड स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, x निकालना है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम x और t निकालना है। देखो, दोनों में टाइम बराबर लग रहा है। क्या स्पीड, ये याद है तुम्हें? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो होगा वो टाइम होगा। तो यहां पे भी अगर हम लिखें डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम, तो डिस्टेंस क्या है? 4 अपॉन स्पीड क्या है? x माइनस टी बराबर टाइम क्या है? टाइम लग रहा है 2। ये एक इक्वेशन बनी। यहां पे भी अगर हम देखें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम, तो डिस्टेंस क्या है? 20 अपॉन में स्पीड कितनी है? x प्लस टी बराबर टाइम, टाइम कितना है? 2। ये दूसरी इक्वेशन बन रही है। तो पहली इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करो, x और t की वैल्यू निकालो। इजी पीजी। तो मेन चीज थी बस तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझना आना चाहिए कि अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट जैसे ही तुम्हें समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट जैसे ही तुम्हें समझ में आ गया, ये क्वेश्चन हो जाएगा। स्टडी पूछ रहा है हु हैज टेकन नेक्स्ट टॉपर्स बैच। मैंने ले रखा ना, मैं हूं, मैं शोभित। देखो मैं बताता हूं वापस से। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट तो तुम्हें समझ में आ गया। अपस्ट्रीम में स्पीड ये रहती है, अपस्ट्रीम में क्या होता है? बोट इससे जा रही है, टी से पीछे खींच रहा है। भाई बोट की जो स्पीड है वो x है, और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो t है। तो x से जाना चाह रही थी पर t से पीछे खींच लिया, तो नेट क्या हुआ? x माइनस टी, ये हो गई नेट स्पीड। डाउनस्ट्रीम में क्या हो रहा है? बोट की स्पीड x है और स्ट्रीम भी t से ही आ रही है। बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो भी है t किलोमीटर पर आवर। तो x और t आपस में जुड़ गए, तो x प्लस टी हो गया, तो ये होगी स्पीड। हमें बोल रखा था जब कोई बंदा जब डाउनस्ट्रीम जा रहा है 20 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 20 किलोमीटर 2 घंटे, तो डिस्टेंस स्पीड टाइम ये मिल गया, और अब स्ट्रीम में 4 किलोमीटर 2 घंटे में, तो डिस्टेंस टाइम और स्पीड ये मिल गई।
तो स्पीड बराबर डिस्टेंस, वो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये दोनों तरफ लगा दिया, दो इक्वेशन बन गई, इसके बाद तुम सॉल्व कर लोगे। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगना होता है, ये तो हमने पढ़ा था ना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये तो पढ़ा होगा तुमने 9th में फिजिक्स में, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन ये है, बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन ये है जो कि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला, क्योंकि अभी करवाएंगे तो अपने पास टाइम नहीं है, अभी अगला चैप्टर भी करना है। तो इस तरह जितने भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन थे उसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे सॉल्व करना है। अब जैसा भी क्वेश्चन आएगा जिस तरीके से बताया वैसे सॉल्व करना, सारे होते रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। इस तरह से मैंने तुम्हारे सारे वर्ड प्रॉब्लम जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में थे वो करवा दिए।